सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम पी ब्लॉक में ग्रुप 13 डिस्कस कर चुके थे। इस लेक्चर में हम ग्रुप 14 की बातें करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम ग्रुप 14 के बारे में। ग्रुप 14 में कौन कौन से तत्व है उनका एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो हम यहाँ से ले लेते हैं। पहला एलिमेंट है कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, टिन और लेड। इसके अलावा एक और तत्व जिसके बारे में ज़्यादा अध्ययन अभी नहीं हो पाया, हाल ही में इसको खोजा गया है, वो तत्व भी इसमें इसी समूह में इसके नीचे जो स्थित है वो उसका प्रतीक है Fl और इस तत्व का नाम है फ्लेरोवियम। तो फ्लेरोवियम जो एलिमेंट है वो भी खोजा जा चुका है, परमाणु क्रमांक जिसका 114 है। बाकी सब तत्वों के भी हम परमाणु क्रमांक लिख लेते हैं एक बार। कार्बन का परमाणु क्रमांक हमें पता है, ये 6 होता है। दूसरे आवर्त से तीसरे आवर्त में जाते हैं तो 8 जोड़ लेते हैं, 14 हो जाएंगे। आगे 2 बार 18 जोड़ लेंगे तो यहाँ 32 और ये 50 हो जाएंगे। अगली बार फिर 32 जोड़ना पड़ेगा तो ये 82 हो जाएगा और इसमें फिर 32 जोड़ देंगे तो ये 114 हो जाएगा। ये वाले एलिमेंट्स हैं। इस एलिमेंट की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, मैं फिर रिपीट कर दूँ। अब तक खोजे गए तत्वों की संख्या 114 तक है, यानी ये लास्ट एलिमेंट है जो डिस्कवर्ड है अब तक। और इसमें रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होने के कारण इसका ज़्यादा अध्ययन हम नहीं कर पाए हैं। सबसे पहले हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बातें करते हैं। 14 समूह के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इनके बाह्यतम कॉस्म का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 आता है। मतलब इनके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन S उपकोष में और 2 P उपकोष में हैं। इसके अलावा बाकी सारे बाह्यतम कोष के जो कक्षक हैं वो खाली हैं। अब n का मान क्या आएगा, ये डिपेंड करेगा कि आवर्त संख्या क्या है। कार्बन के लिए आपको पता है आवर्त संख्या 2 है, तो इसके लिए n का मान क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, 2s2 एंड 2p2। सिलिकॉन तीसरे आवर्त का एलिमेंट है तो इसके लिए n का मान 3 आएगा। बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 s में है और 2 p में है। ऐसे ही जब जर्मेनियम की बात करेंगे तो ये चौथे आवर्त का एलिमेंट है, तो इसके बाह्यतम कोष में 4s2 और 4p आएगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आप नोट कर रहे होंगे कि इसमें कुछ d इलेक्ट्रॉन्स और आ गए हैं। और आपको पता है ये जो d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन d इलेक्ट्रॉनों का जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो कम होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आप सीखते हैं, और वो क्या सीखते हैं कि इनका परिरक्षण दुर्बल है। परिरक्षण का मतलब ये है कि ये नाभिकीय जो आवेश है उस नाभिकीय आवेश से s इलेक्ट्रॉनों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होगा, नाभिक का जो आकर्षण है इन s इलेक्ट्रॉनों पर बहुत ज़्यादा लगेगा, और बहुत ज़्यादा लगेगा तो ऐसी स्थिति में ये जो s इलेक्ट्रॉन हैं, ये s इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा मजबूती से बंधे रहने के कारण रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेंगे। और अगर ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेंगे तो s इलेक्ट्रॉनों के इस युग्म को हम अक्रिय युग्म कह देंगे, और इस प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव कहा जाता है। तो जब पी ब्लॉक में हम समूह में नीचे चलते हैं तो जैसे डी इलेक्ट्रॉन और एफ इलेक्ट्रॉन आना प्रारंभ कर देते हैं, तो जिनके पास डी और एफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका परिरक्षण दुर्बल होने से जो एस इलेक्ट्रॉन है उस एस इलेक्ट्रॉन को परिरक्षित नहीं कर पाते ये डी और एफ के इलेक्ट्रॉन। तो एस इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण ज़्यादा लग जाता है, जिससे एस इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते। ऐसे इलेक्ट्रॉनों के इस जोड़े को, इस पेयर को हम अक्रिय युग्म और इस घटना को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। ये हम ग्रुप 13 में भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ता हूँ अब मैं। आप देखिए टिन है, ये ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 5 में है, तो इसका बाह्यतम कोष 5वां है, 5s2 और 5p2। ये ग्रुप पीरियड 5 में जो टिन है उसके लिए बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन फिर यहाँ देखिए आप वही D10 आ गया, और डी इलेक्ट्रॉनों का अत्यंत दुर्बल परिरक्षण होता है। इसलिए ये जो s इलेक्ट्रॉनों का युग्म है, ये s इलेक्ट्रॉनों का युग्म रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, और ये भी अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करेगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से लेड जो कि ग्रुप नंबर 6 में आता है, पीरियड नंबर 6 में आता है, इसके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6s2 और 6p2 है। इसके भी अंदर आप देखिए कुछ डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी आ चुके हैं। डी और एफ इलेक्ट्रॉनों का अत्यंत दुर्बल परिरक्षण होता है, और अत्यंत दुर्बल परिरक्षण होने के कारण ये जो एक्स इलेक्ट्रॉन थे, ये एस इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते, और एस इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, तो इस पेयर को हम अक्रिय युग्म कह देते हैं, और ये अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। तो आप देखिएगा, क्या देखेंगे आप कि जब
इस फैमिली में, कार्बन फैमिली में आप नीचे चलोगे तो नीचे चलने पर s इलेक्ट्रॉनों की सक्रियता कम हो जाएगी। कार्बन क्रिया करता है तो s और p दोनों क्रिया में भाग लेते हैं, सिलिकॉन क्रिया करता है तो s और p दोनों भाग लेते हैं, लेकिन जब जर्मेनियम क्रिया करता है तो s इलेक्ट्रॉन कम भाग लेते हैं। जब टिन भाग क्रिया करता है तब भी s इलेक्ट्रॉन थोड़े कम भाग लेते हैं, केवल p ही भाग लेते हैं उनमें। थेलियम की बात करेंगे, सॉरी लेड की बात करोगे तो उसमें तो p ही लेंगे, s तो बिल्कुल ही नहीं लेंगे, क्योंकि इस बार d के अलावा f इलेक्ट्रॉन और आ गए। जब f इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका तो और ज़्यादा दुर्बल परिरक्षण होता है। तो इन 6s इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बहुत ही ज़्यादा है, ये बात आप ध्यान में रखें। अब मैं चर्चा करता हूँ थोड़ी सी वो इनकी प्राकृतिक उपलब्धता की। प्रकृति में ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स कितने हैं, कौन से नंबर पर आते हैं, किस किस तरीके से उपलब्ध है वहाँ। तो कार्बन की चर्चा हम सबसे पहले करें, इसको मैं हटा रहा हूँ एक बार। कार्बन की चर्चा हम सबसे पहले करें तो कार्बन में क्या मामला है। कार्बन प्रकृति में वेट बाई वेट परसेंटेज के हिसाब से देखें, भार के हिसाब से आप देखें तो कार्बन का जो नंबर आ रहा है वो 17 है, 17वें नंबर पर आता है। प्राकृतिक उपलब्धता या बहुल्यता की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तत्व है, फिर सिलिकॉन है, फिर जाकर एल्यूमिनियम का नंबर आता है। कार्बन का तो 17वें नंबर पर है, ऊपर से हम चले ज़्यादा से। तो कार्बन बहुत ज़्यादा है नहीं प्रकृति में, लेकिन फिर भी एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, मतलब ये बहुत से हर तत्व से क्रिया करके बहुत प्रकार की होगी, अनेक प्रकार की योगी कार्बन के ज्ञात हैं। तो कार्बन सबसे पहले उपलब्धता के हिसाब से 17वें नंबर पर है। फिर ये जो कार्बन जितना भी उपलब्ध है उसमें से ये तीन प्रकार के समस्थानिकों के रूप में उपलब्ध है। कार्बन के 3 समस्थानिक है, एक समस्थानिक इसका C12 है, एक इसका C13 है और एक समस्थानिक जो है वो इसका C14 है। ठीक है, इसका जो C12 और C13 समस्थानिक है, ये दोनों समस्थानिक स्थायी हैं और रेडियोधर्मी नहीं है। लेकिन ये जो C14 है ये इसका एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है, मतलब इसका जो नाभिक है वो नाभिक अस्थायी है और विघटित होता रहता है। रेडियोधर्मी होने के साथ इसकी जो अर्धायु है वो 5770 वर्ष है। कितने वर्ष है? 5770 वर्ष। तो अर्धायु 5770 वर्ष होने के कारण इसके नाभिक टूटते रहते हैं और जितना आप प्रारंभ में लेते हैं उसका आधा 5770 वर्ष में ये वियोजित हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसी कारण से इसका उपयोग कार्बन डेटिंग में करते हैं। मतलब जो भी कोई जीवाश्म है, चाहे से वो कोई वनस्पतिक जीवाश्म हो या कोई जैविक जीवाश्म हो, जीव के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। कोई सा भी जीव हो जो सजीव है, चाहे से वो वनस्पति है या फिर वो कोई जंतु है, दोनों के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। अब वनस्पति जो होती है उस वनस्पति की आयु जब वो जीवाश्म में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर वहाँ उसकी आयु क्या है, ये दबा हुआ जो जीवाश्म है ये कितने वर्ष पुराना है, इसका पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग के रूप में C14 की स्टडी की जाती है। कुछ एक्सटेंट ही हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। तो इसे कार्बन डेटिंग पद्धति से किसी जीवाश्म की आयु का आकलन करने में यूज लेते हैं। ये इसके जो C12, C13 और C14 समस्थानिक थे उनकी बात हुई। अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन किस रूप में अरेंज रहता है, किस रूप में हमें प्रकृति में मिलता है, उसकी आप बात करें तो कार्बन दोनों रूप में हमारे को मिल सकता है। एक ये मुक्त अवस्था में मिल सकता है, मुक्त अवस्था में ये तात्विक अवस्था में मिलेगा, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कोलतार, चारकोल, कार्बन ब्लैक, ये इसकी मुक्त अवस्था है, खूब मिलता है ये मुक्त अवस्था में। या फिर ये संयुक्त अवस्था में, यानी ये किसी के साथ क्रिया करके फिर हमें मिल सकता है। जब भी हमें संयुक्त अवस्था में मिलता है तो हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, ये ऑक्साइड्स कार्बन के बहुत सारे हैं। संयुक्त अवस्था में जो इसका एक ऑक्साइड है CO2, ये वायु में मिलता है, जो वायु का लगभग 0.03% बना लेता है। तो ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में हमें मिल जाते हैं। ये बात हमारी किसकी हो गई? कार्बन की उपलब्धता को लेकर हो गई। अब मैं बात करता हूँ सिलिकॉन की उपलब्धता को। सिलिकॉन प्रकृति में पाए जाने वाला, भारानुसार आप देखेंगे तो भारानुसार ये प्रकृति में पाए जाने वाला सेकंड एलिमेंट है।
सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है जो 46% है, सिलिकॉन लगभग 27.7% के आसपास है। तो सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्वों में ये दूसरे नंबर पर है। और ये मोस्टली मिलता किस रूप में है? ये मोस्टली हमें मिलेगा संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में भी सिलिकॉन किस किस रूप में मिलेगा? ये हमें सिलिकेट के रूप में मिल सकता है, जो इस चैप्टर में आगे हमें पढ़ने हैं। ये हमें सिलिकॉन के रूप में मिल सकता है, ये भी इस चैप्टर में आगे हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा ये हमें सिलिका के रूप में मिल सकता है, जो भी इस चैप्टर में आगे पढ़ी जाएगी। सिलिका को भी हमें आगे डिस्कस करना है। इसके अलावा कुछ संश्लेषित सिलिकेट्स भी होते हैं, जैसे सीमेंट हैं, सेरेमिक्स हैं, तो वो सब भी हम आगे डिस्कस करने वाले इसके संयुक्त अवस्था को। ये कुछ सिलिकॉन के बारे में है। जर्मेनियम ये बहुत ही कम मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध रहेगा, इसकी कोई ज़्यादा विशेष उपलब्धता है नहीं। टिन की आप बात कीजिए, टिन भी बहुत कम मात्रा में है, जो भी है वो सब संयुक्त अवस्था में है। और इसकी संयुक्त अवस्था में इसका एक जो अयस्क है जो बहुत ही फेमस है, वो आप ध्यान रखें, वो है SnO2। SnO2 को हम बोलते हैं केशिटेराइट। क्या बोलते हैं हम SnO2 को? SnO2 केशिटेराइट है, जिसका दूसरा नाम टिन स्टोन भी है। इसी को टिन स्टोन भी कहा जाता है। तो ये केशिटेराइट या टिन स्टोन SnO2 के रूप में ये टिन हमारे यहाँ प्रेजेंट होता है, प्रकृति में मिलता है। इसके अलावा टिन की एक बहुत ही खास बात है, वो आपको बता देता हूँ। टिन जो है इसके 3 समस्थानिक है। टिन के कितने समस्थानिक हमें मिलने वाले हैं? टिन के हमें 3 समस्थानिक मिलने वाले हैं। 3 समस्थानिक कौन से हैं वो आप देखिए। तीन अपरूप, इसके 3 अपरूप हमें जो मुख्य अपरूप, टिन के बहुत सारे अपरूप हैं, उनके 3 मुख्य अपरूप कौन कौन से वो मैं आपको बता देता हूँ। टिन के 3 मुख्य अपरूप है, उनमें से एक है वाइट टिन। कौन सा है? एक वाइट टिन है। एक जो टिन है वो ग्रे टिन है, और एक जो टिन है वो रोम्बिक टिन है। ध्यान से देखिएगा, टिन के 3 अपरूप हैं, समझता नहीं कौन अपरूप? कितने अपरूप है टिन के? 3, वाइट, रोम्बिक और ग्रे। इनमें से जो मोस्ट स्टेबल है वो वाइट है। तो प्रकृति में जो हमें मिलता है वो ये वाइट है। वाइट टिन को अगर आप हीट करेंगे लगभग 170 डिग्री पर, तो ये रोम्बिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाइट और रोम्बिक 170 डिग्री पर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस ताप पर एक दूसरे में बदलते हैं वो संक्रमण ताप है। और ये जो घटना है जो यहाँ घट रही है, इसको संक्रमण कहा जाता है। तो इसका संक्रमण ताप 170 डिग्री है, वाइट टिन का रोम्बिक टिन में कन्वर्ट होना। अगर इसको ठंडा किया जाता है तो ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको ठंडा कर दिया तो वाइट टिन किस में बदल जाएगा? ग्रे टिन में। ये जो ग्रे टिन है, इस ग्रे टिन के बारे में देखिए, ये भंगूर है। कैसा है ग्रे टिन? ये भंगूर है और पाउडर के रूप में मिलता है, चूर्णित रूप में ये हमें मिलने वाला है। ये जो हमें मिलने वाला है ये चूर्णित रूप में मिलने वाला है, चूर्ण के रूप में मिलता है ग्रे टिन जो होता है। जबकि ये वाला बहुत ही सॉलिड सबस्टांस है, एक सॉलिड पदार्थ है। होता क्या है, जो भी ठंडे प्रदेश है, कौन से प्रदेश? ठंडे प्रदेश में जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ठंडे प्रदेश में ये जो वाइट टिन है, ये वाइट टिन जैसे ही ठंड पड़ेगी तो वाइट टिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाइट टिन विल कन्वर्ट इनटू ग्रे टिन। 18 डिग्री से कम टेम्परेचर होते ही वाइट टिन ग्रे टिन में कन्वर्ट हो जाएगा। वाइट टिन का ग्रे टिन में कन्वर्ट हो जाना, इस घटना को टिन डिजीज बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको टिन डिजीज। ये टिन डिजीज होती है। इसको टिन डिजीज के अलावा टिन प्लेग्यू भी बोलते हैं इसको। या इसी को टिन पेस्ट भी कहा जाता है। तो वाइट टिन से ग्रे टिन बनने की ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को टिन प्लेग्यू या फिर इसी को बोला जाता है टिन डिजीज या फिर इसी को बोला जाता है टिन पेस्ट।
ओके। तो टिन पेस्ट या टिन डिजीज या टिन प्लेग्यू क्या है, वाइट टिन का ग्रे टिन में कन्वर्ट हो जाना, जबकि टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर इज लेस देन 18 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम, और ये कोल्ड कंट्रीज में होता है। तो होता क्या है कि इससे रिलेटेड एक फनी इंसिडेंट है, और फनी इंसिडेंट क्या है तब जाकर के ये ज़्यादा हाईलाइट में आया था। वो फनी इंसिडेंट मैं आपको बता देता हूँ। नेपोलियन की जो आर्मी थी, उस आर्मी की जो ड्रेस थी, उस ड्रेस में जो बटन बने हुए थे वो बटन टिन के लगे हुए थे। तो उनको क्या करना पड़ा, नेपोलियन जो आर्मी थी उसको बहुत बार क्या होता था, जो पोलर कंट्रीज थी, जो ठंडे प्रदेश थे, वहाँ पर जाकर के युद्ध लड़ना पड़ता था। तो एक बार क्या हुआ, पहली बार जब उस ठंडे प्रदेश में गए तो नेपोलियन की जहाँ आर्मी थी वहाँ पहले टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा था, तो वहाँ टिन के बटन अच्छे से काम कर रहे थे क्योंकि वो वाइट टिन थे। वाइट टिन जो होता है वो बहुत सॉलिड होता है। लेकिन जब वो ठंडे प्रदेशों में गई वही बटालियन, तो वहाँ जाते ही वो जो टिन था वो वाइट टिन ग्रे टिन में कन्वर्ट हो गया, और ग्रे टिन में कन्वर्ट होते ही ग्रे टिन भंगूर और पाउडर होती है, तो वो जो पूरे जितने भी बटन थे वो अचानक से पाउडर बन गए उसके, और पाउडर बनते ही एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा था उस आर्मी को। इसलिए इस वाइट टिन का ग्रे टिन में कन्वर्ट होना टिन प्लेग्यू या टिन डिजीज या टिन पेस्ट कहलाता है। ये आप ध्यान रखें, ये एक बार एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ओके। इसके अलावा टिन की एक और विशेषता है, ये जो टिन है, इस टिन को जब आप बेंड करते हो, मोड़ते हो, तो एक अजीब सी ध्वनि आती है, और वो जो अजीब सी ध्वनि आती है, इस बीमारी को टिन क्राई कहा जाता है, टिन का चिल्लाना। टिन को जब भी बेंड किया जाता है, मोड़ा जाता है, तो एक अजीब सी ध्वनि ये निकालता है, जिस घटना को टिन क्राई के नाम से जाना जाता है। तो टिन से रिलेटेड ये 2-3 बातें आप ध्यान में भी रखेंगे। ओके। ऐसे ही लास्ट जो एलिमेंट है लेड, इसकी उपलब्धता की बात करें तो ये भी बहुत कम उपलब्ध है, लेकिन जो भी उपलब्ध है वो संयुक्त अवस्था में उपलब्ध है। और संयुक्त अवस्था में हमें जो टिन मिलता है वो टिन मिलता है PbS। किस फॉर्म में मिलता है ये, PbS। और PbS को क्या बोला जाता है, PbS को बोला जाता है गैलेना। क्या बोलते हैं PbS को, PbS को गैलेना बोला जाता है। तो ये पूरी कहानी हमने यहाँ से सीख ली है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें यह ध्यान रखनी है, प्राकृतिक उपलब्धता में ये जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक इम्पॉर्टेंट बात सीखनी है। वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण इनके ऐसे इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यही कारण है कि इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, उन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में भी कुछ दिक्कत आ जाती है। मैं यहाँ बात करता हूँ, जब आप इनकी सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी, ऑक्सीकरण अवस्था है, उनकी बात करेंगे तो आपको पता है इनके बाह्यतम कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अंक की आप बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP2। ये 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हें अष्टक पूरा करने के लिए 2 व्यवस्थाएं, या तो इन 4 को भी डोनेट कर दे या फिर बाहर से 4 ग्रहण कर ले। अब 4 देते हैं तो प्लस आ जाता है, 4 लेते हैं तो माइनस आ जाता है। तो +4 और -4 ये किसी भी एक आयन के द्वारा हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आयनिक यौगिक कम बनाते हैं और सहसंयोजी यौगिक बनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उस सहसंयोजी यौगिक में भी जब हम बात करते हैं किसकी, उस सहसंयोजी यौगिक में उसके ऑक्सीकरण अंक की बात करते हैं। तो होता क्या है, ये अपनी उच्च विद्युत ऋणी के साथ बनाएंगे तो इनके ऊपर प्लस आएगा, और निम्न विद्युत ऋणी के साथ बनाएंगे तो ये माइनस आएगा। तो उसमें -4 से लेकर के +4 के बीच का कोई भी ऑक्सीकरण अंक यहाँ हो सकता है। जब हम यहाँ धनात्मक ऑक्सीकरण अंक की बात करते हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉन में से पहले केवल 2 इलेक्ट्रॉन निकालें, अगर केवल P के इलेक्ट्रॉन निकालें, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें हम, केवल किसकी बात करें हम, +2 ऑक्सीकरण अवस्था की। तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था जो है उसमें तो केवल P के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और P के इलेक्ट्रॉन निकालने की जो प्रवृत्ति है वो समूह में नीचे जाने पर बढ़ेगी। +2 ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व है वो स्थायित्व समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। सबसे ज़्यादा स्थायी जो है वो Pb+2, और सबसे कम स्थायी कौन है, C+2 है। ऐसे ही जब आप P के साथ S को इलेक्ट्रॉनों को भी निकालेंगे, P के साथ जब आप S के इलेक्ट्रॉनों को भी निकालेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वहाँ +4 आ जाएगा। और +4 ऑक्सीकरण अवस्था जो है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन निकालने की जो रुचि है वो नीचे जाते जाते कम हो जाएगी। +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व अगर आप देखेंगे तो समूह में कम होता जाएगा।
का स्थायित्व घटता जाता है। क्यों घटता जाता है उसको आप चेक कर लीजिए एक बार। वो इसलिए घटता जाएगा क्योंकि जैसे जैसे समूह में नीचे जाओगे इन s इलेक्ट्रॉनों को निकालने की रुचि कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म अक्रिय है, ध्यान हो तो अभी बात हो गई थी। तो अक्रिय युग्म होने के कारण जो जर्मेनियम, टिन और लेड है ये इस s इलेक्ट्रॉन के युग्म को निष्कासित करना पसंद नहीं करते। तो +4 का स्थायित्व नीचे जाने पर घटेगा और +2 का स्थायित्व नीचे जाने पर बढ़ेगा। अगर आप C+2 की बात करते हैं तो C+2 से ज़्यादा स्टेबल है सिलिकॉन का +2, सिलिकॉन के भी +2 से ज़्यादा स्टेबल है जर्मेनियम का +2, ठीक है। जर्मेनियम के +2 से भी ज़्यादा स्टेबल है टिन का +2 और टिन के +2 से भी ज़्यादा स्टेबल है वो कौन है? लेड का +2। Pb+2 मोस्ट स्टेबल जो है वो डाई पॉजिटिव कैटायन है। लेकिन जब आप +4 की बात करते हैं तो +4 में क्या हो जाता है? C+4 सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, उससे कम स्टेबल हो जाता है Si+4, उससे कम स्टेबल हो जाता है Ge+4, उससे भी कम स्टेबल है Sn+4 और सबसे कम स्टेबल जो है वो है Pb+4। Pb+4 तो इतना कम स्थायी है कि अगर इसको इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मिल जाते, इसको इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के Pb+2 में कन्वर्ट होना चाहता है। तो Pb+4 और Pb+2 में Pb+2 बहुत ज़्यादा स्टेबल है और बहुत ज़्यादा स्टेबल होने के कारण Pb+4 Pb+2 में कन्वर्ट होना चाहता है। Pb+2 कहीं भी है वो इलेक्ट्रॉन लेकर Pb+2 बनाना चाहता है और अगर ये Pb+2 बनाना चाहेगा तो इसका मतलब ये एक बहुत ही अच्छा क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ऑक्सीकारक होता है। तो प्रबल ऑक्सीकारक है कौन? Pb+4। इसके +2 और +4 में कौन स्टेबल है? तो +4 है। लेकिन इसके +2 और +4 में कौन स्टेबल है? तो इसका +4 है। उसका तो +2 स्टेबल है, इसका +4 है। इसमें भी देखेंगे तो इसका +4 स्टेबल है, यहाँ भी +4 ही होगा। क्रिय युग्म प्रभाव इतना प्रभावी नहीं होता, यहाँ भी +4 ही होगा, यहाँ +2 मोर स्टेबल होता है, बाकी सबके +4 मोर स्टेबल है। इसलिए Sn+2 कम स्टेबल है, कम स्थायी है, तो ये Sn4+ में बदलेगा और Sn4+ में बदलेगा तो इसका मतलब ये जितने भी पदार्थ हैं ये सब के सब किस में कन्वर्ट होना चाहते हैं? ये सारे के सारे +4 में बदलना चाहते हैं। तो ये वाले प्रबल अपचायिक हो गए क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। कम स्थायी हमेशा अधिक स्थायी में बदलना चाहता है। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का कमाल है कि भी Pb+4 बहुत ही अच्छा क्या बन जाता है? बहुत अच्छा ऑक्सीकारक बन जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ऐसा हो पाया हमारे पास, ठीक है। अगर आप Pb की बात करेंगे, मैं कुछ बातें और आपको बता दूं यहाँ। अगर आप Pb की बातें करेंगे और PbF4 की बात करेंगे तो PbF4 स्टेबल है या नहीं है? तो बिल्कुल स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें वैसे तो Pb+4 में है, लेकिन Pb+4 में होने से कुछ नहीं होता, ये फ्लोराइड को ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा। Pb+4 बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है, ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, लेकिन निकालेगा किसमें? ये अगला भी तो देखो आप, क्या फ्लोराइड के इलेक्ट्रॉनों को निकाल पाना आसान काम है? बिल्कुल आसान काम नहीं है। इसलिए ये इसका ऑक्सीकरण नहीं कर पाएगा और ऑक्सीकरण नहीं कर पाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? PbF4 स्टेबल हो जाएगा। PbCl2 एंड PbCl4 ये भी स्टेबल, लेकिन PbI4 नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा। PbI4 अनस्टेबल है, ज्ञात नहीं है। क्यों ज्ञात नहीं है बताइए? देखिए PbI4 इसलिए ज्ञात नहीं है क्योंकि PbI4 में ये जो Pb+2 था, Pb+4 था, ये बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है। Pb+4 तो प्रबल ऑक्सीकारक है और I- के बारे में हम जानते हैं, बड़ा आकार है आयोडाइड का। आयोडाइड का बड़ा आकार होने के कारण वो क्या करता है? वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देता है। तो ये बड़ा आकार होने के कारण अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको दे देगा और अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको दे देगा तो इसका ये बहुत अच्छा ऑक्सीकारक अपचायिक हो गया। इलेक्ट्रॉन देने वाले अपचायिक हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा अपचायिक हो गया। तो Pb+4 अच्छा ऑक्सीकारक था, आयोडाइड अच्छे अपचायिक थे, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये ले लेगा और ले लेगा तो Pb+4 Pb+2 में बदल जाएगा, यानी PbI2 बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा? PbI2 बन जाएगा अगर PbI4 बन गया तो
तो एक रीजन तो हम ये बता सकते हैं कि आयोडाइड अच्छे अपचायिक थे इसलिए ऐसा हुआ, और Pb+4 बहुत अच्छे ऑक्सीकारक थे इसलिए PbI4 अस्तित्व नहीं रखता। दूसरा रीजन हम ये भी बना सकते हैं कि ये बना कैसे था, वास्तव में ये रिएक्शन हुई कैसे थी। Pb जो था, इस Pb के पास संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखिए, इसके संयोजी कोष में 6s2 है और 6s2 के बाद में 6p है। ओके, तो अब क्या होता है, Pb एक आयोडीन के साथ यहाँ बॉन्ड बना लेता है, एक आयोडीन के साथ यहाँ बॉन्ड बना लेता है, तो क्या बन गया, PbI2 बन गया। अब अगर नई आयोडीन के साथ यहाँ बॉन्ड बनाना चाहता है तो उसका उत्तेजन करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनों का। अगर PbI4 बनाना चाहता है तो इन इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन करवाना पड़ेगा। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन करवाने की बात की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन हो ही नहीं पाता, क्योंकि Pb और I के बीच जो बंध बना था, Pb ने एक I के साथ बॉन्ड बनाया, Pb ने दूसरे I के साथ बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड बनाया तो ये बॉन्ड बहुत ही कमजोर था। आयोडीन और Pb दोनों की साइज बहुत बड़ी है, तो बनने वाला बंध बहुत ही कमजोर था, इतना कमजोर था कि इससे निकलने वाली ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी। किस काम के लिए पर्याप्त नहीं थी कि 6s के इलेक्ट्रॉन को इस 6p में वो उत्तेजित कर पाता। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, PbI बॉन्ड जो है Pb और I के बीच बना हुआ बंध अत्यंत कमजोर होता है, दुर्बल होता है, तथा इस बंध से निकलने वाली जो ऊर्जा है, इस बंध की जो बंध ऊर्जा है, वो बंध ऊर्जा इतनी अधिक नहीं होती कि 6s के इलेक्ट्रॉन को 6p में वो प्रमोट कर दें, उत्तेजन कर दें, इसलिए PbI4 का अस्तित्व नहीं होता। कोई सा भी ऑप्शन में आप ऑप्शन में जाएं और ऑप्शन में जा करके दोनों में से कोई एक मिलेगा, दोनों मिलने वाले नहीं है। तो अगर ये मिलता है तो ये भी हमारा सही आंसर है, और अगर ये मिलता है तो ये भी सही आंसर है। हमें ऑप्शन के आधार पर उसका आंसर हमें देना है। ओके, अब ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सक्रिय युग्म प्रभाव, प्राकृतिक उपलब्धता। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके परमाणुविक गुणधर्मों में और भौतिक गुणधर्मों में परमाणु के आकार से रिलेटेड बातें करते हैं। क्या होता है, ग्रुप में डाउन चलेंगे हम, और जैसे आप ग्रुप में डाउन चलेंगे तो ग्रुप में डाउन चलते ही कार्बन टू लेट जाओगे तो साइज इंक्रीज हो गया ऑब्वियसली। तो कार्बन से बिग साइज का सिलिकॉन है, सिलिकॉन से बिग साइज का कौन है, जर्मेनियम है, जर्मेनियम से बिग साइज का टिन है, और टिन से भी ज्यादा बिग साइज का कौन है, लेड है। अब इनमें जो सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा वो कार्बन और सिलिकॉन के बीच में आएगा। ये जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम आएगा, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिमम डिफरेंस आता है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या आएगा, वो मिनिमम होगा। तो अगर मैक्सिमम मिनिमम का पूछे तो हम यहाँ से आंसर दे देंगे। ऐसे आप यहाँ देख लीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये कौन सा वर्ड है, दिस इज आयोनाइजेशन। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी आप देखिए, जैसे जैसे ग्रुप में डाउन चलेंगे हम, ग्रुप में डाउन चलेंगे तो क्या होगा, ग्रुप में डाउन चलते ही साइज इंक्रीज होगी, और साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन की है, उससे कम सिलिकॉन, सिलिकॉन से कम जर्मेनियम, जर्मेनियम से कम टिन। अब टिन और लेड में क्या है, साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट लेड के पास 32 प्रोटॉन एक्स्ट्रा होते हैं न्यूक्लियस में, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज्यादा पावर से अट्रैक्ट कर लेता है, तो रिमूवल थोड़ा टफ हो जाता है। तो टिन से ज्यादा है आयोनाइजेशन एनर्जी लेड की। यहां से क्वेश्चन बन जाता है, वो आप थोड़ा सा देख ले, ये वाली बात जो है वो आप थोड़ा ध्यान रखें, टिन और लेड में। अब ज्यादा डिफरेंस कहाँ है, कार्बन और सिलिकॉन में साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और साइज में डिफरेंस है तो फिर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है उसके अंदर भी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम आएगा। और मिनिमम यहाँ नहीं, यहाँ होता है इसमें, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ मिनिमम डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जब आप इस समूह में ऊपर से नीचे चलेंगे, समूह में ऊपर से नीचे चलेंगे तो आकार में लगातार वृद्धि हो रही है, आकार में वृद्धि हो रही है तो विद्युत ऋणता में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणता है वो कार्बन की है, और कार्बन की जो विद्युत ऋणता है वो 2.5 है, आपको पता हो तो। उसके बाद में उससे कम सिलिकॉन की, और सिलिकॉन की विद्युत ऋणता 1.8 है। जर्मेनियम की भी लगभग 1.8 है, लेकिन पॉइंटों में इसकी थोड़ी ज्यादा है। सिलिकॉन से जर्मेनियम की कमी है। टिन के पास चलोगे तो इसकी भी और भी कम है, लेकिन लगभग वो है, थोड़ा सा फर्क है इनमें, तो वो भी 1.8 ही है। और लेड के पास चलते हो तो ये वापस बढ़ जाती है, और ये हो जाती है 1.9। पॉलिंग स्केल पर इनकी विद्युत ऋणता के मान ही बता दिए मैंने आपको। तो यहाँ देखिए, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता कार्बन की आएगी,
और सबसे कम विद्युत ऋणता की बात करोगे तो सबसे कम विद्युत ऋणता टिन की आएगी। ये न्यूनतम विद्युत ऋणी तत्व होगा। विद्युत ऋणता के मामले में सबसे कम विद्युत ऋणता इसी की आनी है। तो न्यूनतम विद्युत ऋणी तत्व आपसे पूछे अगर एग्जाम में, तो न्यूनतम विद्युत ऋणी तत्व कौन है? वो हमारा टिन है। उसके बाद वापस विद्युत ऋणता बढ़ जाती है। नीचे जाने पर विद्युत ऋणता कम हो रही है टिन तक। सबसे ज्यादा कम कहाँ होगी? सबसे ज्यादा गैप कहाँ आएगा? कार्बन और सिलिकॉन। एम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। युग्म दिए गए थे पी ब्लॉक के, और युग्मों में पूछा था मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ है, मिनिमम डिफरेंस कहाँ है। तो आप उस चीज को भी जरूर ध्यान में रखें। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बातें थी। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। गलनांक और क्वथनांक बिंदु की बात करते हैं तो उसके लिए ये जो तात्विक अवस्था, उस तात्विक अवस्था में उन तत्वों, उन परमाणुओं के बीच में जो बंध है, उन बंधों की बात की जाए। किसमें मजबूत बंध और किसमें कमजोर बंध है। तो देखिए बहुत सारे कार्बन को एक जगह ला करके जब सॉलिड बनाते हैं, जैसे हीरा बना है, ग्रेफाइट बना है, फोल्ड्रीन बना है, उस अवस्था में क्या होता है, जब वो बहुत सारे कार्बन एक जगह होते हैं, या बहुत सारे सिलिकॉन एक जगह होते हैं, या बहुत सारे जर्मेनियम एक जगह होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के साथ हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, सहसंयोजक बंध बनाएंगे। तो ये है सब सहसंयोजी ठोस है, मीन्स ये मजबूत सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं हमेशा। और अगर ये सहसंयोजी ठोस है तो सहसंयोजी ठोस का गलनांक और क्वथनांक हमेशा उच्च होता है। जबकि यहाँ जो तत्व आ रहे हैं वो हमेशा धात्विक ठोस बनाएंगे। 12th में सॉलिड स्टेट हम पढ़ते हैं तो सॉलिड स्टेट में ठोसों के, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार में हम ये चीज़ सीख लेते हैं। तो ये धात्विक ठोस और ये सहसंयोजी ठोस है, ये वाले धात्विक ठोस है। जो सहसंयोजी ठोस होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक कंपेरेटिवली उच्च होते हैं, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इनके गलनांक क्वथनांक हमें ज़्यादा मिलने वाले हैं। इनमें भी नीचे जाओगे तो आकार बढ़ेगा तो जो बंध था वो और कमजोर हो जाएगा, और कमजोर हो जाएगा तो इनके गलनांक और क्वथनांक कम हो जाएंगे। पहले मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट में आप देखिए कार्बन से भी कम किसका है? सिलिकॉन का है। सिलिकॉन से भी कम किसका है? जर्मेनियम का है, क्योंकि बंध कमजोर होते जा रहे हैं। जर्मेनियम से कम टिन का आएगा, क्योंकि ये सहसंयोजी ठोस थे, ये धात्विक ठोस है। तो जर्मेनियम से भी कम किसका आ रहा है? जर्मेनियम से कम आ रहा है टिन का। ओके, और जो टिन है उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि टिन से ज्यादा धात्विक गुण पीबीए में है, तो और भी मजबूत तो धात्विक ठोस बनने वाला है। तो टिन से ज्यादा है लेड का, क्योंकि धात्विक गुण टिन से लेड में ज्यादा है, तो बनने वाला जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल थोड़ा सा और प्रबल सामर्थ्य का बनने वाला है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर था। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट में ये जो एक्सेप्शन था ये नहीं रहता, और कंटिन्यूअसली जैसे जैसे हम नीचे चलते जाते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाते हैं। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमारे पास था। फाइनली एक और चीज हम देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैटर करती है, वो है इसकी कैटेनेशन पावर। कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन होता है किसी भी एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम एक दूसरे से लिंक करते जाए और एक लंबी चेन का फॉर्मेशन कर ले, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करे, उसे हम कैटेनेशन बोलते हैं। और कैटेनेशन टेंडेंसी या फिर कैटेनेशन पावर जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ के। सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उसमें चेन उतनी ही लंबी हो जाएगी। अब आप देखिए कार्बन और कार्बन की सिंगल बॉन्ड और सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड, जर्मेनियम सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो इनमें क्या होता है, जैसे जैसे ग्रुप में डाउन चल रहे हैं तो साइज इंक्रीज होगी, सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो यहाँ क्या होगा, जैसे ग्रुप में नीचे चलेंगे सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अब बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर ये डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, कैटेनेशन जो होगा, कैटेनेशन पावर वो श्योरली क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा कैटेनेशन कार्बन में है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कैटेनेशन रखने वाला, कैटेनेशन की टेंडेंसी रखने वाला कोई एलिमेंट है तो वो कौन है, वो कार्बन ही है। तो ये हमने ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसी कार्बन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। थैंक्स अ लॉट।